अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कल हमने डिस्कस किया है इसमें कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर हमने बात की है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और फिर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मतलब है कि कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं। तो हमने 5 चीज़ें बुनियादी तौर पर पढ़ी हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि इसके अलावा जो ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह की जो बातें हैं वो तो ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट के टाइम पे पढ़ ली हैं। अदरवाइज़ अगर वो भी मौजूद ना हो तो फिर तो एग्रीमेंट ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे ज्यूम करेंगे एग्रीमेंट की तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उनमें ये नहीं था, फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं थी, या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें हमने स्पेसिफिकली डिस्कस की हैं कल। अब ऑब्वियसली वन बाय वन उन चीज़ों को आगे भी लेकर चलना है, तो उसमें मज़ीद देखते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना क्या है। यही हमने आज करना है जी। सेशन प्लान आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसी को ही फॉलो करना है मैंने, तो वो आप लोग भी देख लिया करें कि क्या हमने पढ़ना है उसमें। उससे आप, जैसे पहले भी कहा था, बड़ी अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको मसला है तो प्लान आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो टॉपिक वाइज मैंने बना के दिया हुआ है, ताकि आप जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उसको देखें, किस लेक्चर के अंदर वो डिस्कशन है वो जाके आप देख सकते हैं। अच्छा जी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हमने आज पढ़नी है, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, भाई कौन सी पार्टीज हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको हमने देखना है। तो कल हमने वैसे डिस्कस अपना किया था इसको, तो उसी एंगल से हम आज देख लेते हैं। 3 हिस्सों में वो डिवाइड करता है बेसिकली। हमने कल इस एंगल से डिस्कस किया था और आज भी हम पढ़ेंगे उसी एंगल से कि कौन से इनकॉम्पिटेंट हैं। इनकॉम्पिटेंट अगर देख ली जाए तो बाकी सारे कॉम्पिटेंट ही हैं, लेकिन फिलहाल बुक के हवाले से जिस तरह वो बात कर रहा है, वो कहता है एक तो एज ऑफ मेजॉरिटी हो, उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है, नॉट अ माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी अ मेजर। मेजर वो वाले नहीं जो आजकल हर जगह मशहूर है, मेजर यहाँ पे दूसरा एज के एतबार से 18 साल से उस से ज़्यादा की उसकी एज हो, ठीक है। और गार्डियन वाले केस में 21, वो आज देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है जी, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, वो बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ अगर पाई गई है तो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सारी चीज़ें आप कह लें कि म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें पाई जानी चाहिए एक शख्स के अंदर। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, मतलब है कि अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसको अगर हम 3 हिस्सों में करें तो वो इस तरह कहता है कि एक तो इडियट्स जो हैं, इडियट होते हैं जी, वैसे तो हम किसी को भी मजाक में कह देते हैं, लेकिन इडियट से मुराद है कि जो पैदाइशी तौर पे जो बंदा पागल होता है, जिसका साउंड माइंड नहीं होता, जिसका जहनी तवाज़ुन पैदाइशी तौर पर ही सही नहीं होता। मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि हमेशा ही ये शख्स क्या होता है, साउंड माइंड में नहीं होता, हमेशा ये बंदा अनसाउंड माइंड का होता है। फिर एक लोग होते हैं जी, उनको कहा जाता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक बंदे से मुराद ऐसा शख्स है जो मोस्टली अनसाउंड माइंड का होता है, ज़्यादातर वो पागल ही होता है, उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का भी हो जाता है। ये क्यों हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं अभी बताता हूँ आपको। तीसरे नंबर पे होता है बंदा कोई, आप समझ लें कि टेम्परेली अनसाउंड, टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे अनसाउंड हुआ। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें जो है ड्रंकर्ड है, जो थोड़ा सा ज़्यादा दम वाला पानी पी जाता है, तो वो फिर होशो हवास, अपने होशो हवास अब तो खोने लगे हैं, तो वो वाला जब सीन हो जाता है, जब होशो हवास खो चुके हों तो आप ऑब्वियसली अनसाउंड माइंड के होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा, अच्छा ये 3 हिस्सों में वो डिवाइड करता है भाई, ये 3 बंदे जो है ना, जब ये अनसाउंड माइंड के हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उधर तीसरी सिचुएशन हमारी क्या थी कि पहले तो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। फिर पर्सन ऑफ साउंड माइंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। फिर तीसरे नंबर वो कहते हैं नॉट
डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई करार ना दिया हो, कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई करार ना दिया हो। तो भाई कानून ने जो डिस्क्वालीफाई करार दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। वो बेसिकली आपको 4 तरह के लोग हैं जिसको डिस्क्वालीफाई करार देता है, लेकिन मेनली चौथा तो बस ऐसे ही डाला हुआ है, 3 तरह के लोग हैं अगर कहा जाए, लेकिन पढ़ेंगे अब जाहिर है उसने क्या जो दिया है तो फिर क्या करें, सारों को देखना पड़ेगा, आपको मैं समझा दूंगा। अच्छा जी, जैसे पहला नंबर पे यहाँ पे मतलब देखें ऊपर हम वो लिख रहे हैं जो होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। नीचे हम लिख रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, लुनेटिक या टेम्परेरी साउंड माइंड उस वक्त पे नहीं होना चाहिए। और अब हमने पढ़ा हुआ है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कौन से बंदे नहीं होने चाहिए, जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भाई आपकी जो बुक में आते हैं, एक तो वो आया था एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, ठीक है। फिर ये होते गए हैं, ऑब्वियसली हमने करने हैं डिस्कस। फिर दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है जी कॉन्विक्ट इन इम्प्रिजनमेंट, मुजरिम जो कि कैद में है, एक मुजरिम जो कि कैद में है, जेल में है वो। फिर कौन है जी आपका इंसॉल्वेंट, पर्सन, इंसॉल्वेंट दिवालिया, बैंकरप्ट भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे ये जो इधर पॉइंट बी लिखा हुआ है ना, वो असल में इधर आता है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं करते तो उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, उनको अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। अगर वो खुद ना घसीटवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उनको आप नहीं घसीट सकते, ड्रैग नहीं कर सकते कोर्ट्स में। वो कौन है जी, फॉरेन एम्बेसडर्स। फॉरेन एम्बेसडर्स का तो आपको पता ही है कितनी उनकी वैल्यू है, वो एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा देखो क्या करवा गया, ठीक है। तो फॉरेन एम्बेसडर या आपके फॉरेन के स्पेलिंग अजीब से नहीं हो गए, ये फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये मतलब कि प्योरली डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, इनका एक शिक है जो इनके ऊपर नहीं लगती, हम देख लेंगे। तो भाई साहब आज हमने ये सारा पढ़ना है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है गौर से सुने। कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो भाई सबसे पहले उस बंदे की एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, या गार्डियन के केस में 21 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए, उसका जहनी तवाजुन ठीक होना चाहिए। ये इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पागल वर्ड क्यों नहीं लिखा उन्होंने, वो ये भी तो लिख सकते हैं ना, पर्सन शुड नॉट बी मैड या पर्सन शुड नॉट बी क्रेजी, इस तरह भी, या पर्सन शुड नॉट बी इडियट, ये भी लिख सकते थे। उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड, माइंड उसका जहनी तवाजुन ठीक होना चाहिए उस मौके पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आगे पीछे जैसे मर्जी हो। इंटरेस्टिंग बात है ना, देखेंगे। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, और हमने कह दिया 4 बंदे हैं जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, 3 तो पक्के पक्के डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, चौथे के ऊपर इस तरह नहीं लगती, थोड़ा सा घुमा के बात एक करेगा। एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट इन इम्प्रिजनमेंट, इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट का आपको पता ही, बैंकरप्ट जब बंदा हुआ था उसने तो कहा था मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो बैंकरप्ट बंदा जब उसने कहा था कि भाई एसेट्स मेरे कम है, लाइबिलिटीज़ मेरी ज़्यादा, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, तो अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह कर रहा है, पहले लाइबिलिटी तो पहले भरो ना आप, तो आप तो नहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी देख लेते हैं। फॉरेन एम्बेसडर, डिप्लोमेट। सबसे पहले आ जाए भाईजान और बहन जी एज ऑफ मेजोरिटी के ऊपर। किस पे आना है, एज ऑफ मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी एक्ट, द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान इज 18 ईयर्स। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है, रहता है, डोमिसाइल का पता ही है ना, बनवाए होंगे आप लोगों ने भी, वो जाए पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होती है ना वहाँ पे। तो अगर कोई बंदे का डोमिसाइल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रिहायशी है, सिटीज़न है, तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, 18 साल है। एक्सेप्ट इन केस वेयर अ गार्डियन of a minor is appointed by the court, in which case the age of majority extends to 21 years। फिर उस केस में 21 साल की
एज ऑफ मेजॉरिटी हो जाएगी। मतलब किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोर्ट किसी बंदे को कह दे कि यार आपके लिए हमने गार्डियन मुकर्रर करना है, तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है बड़ा कमज़ोर सा है, लागर सा है, तबीयत उसकी अक्सर ख़राब रहती है, अनहेल्दी रहता है, हो सकता है तो अदालत कहे यार चलो आप 21 साल तक आप माइनर ही कंसीडर किए जाएंगे, फ़लाँ बंदा आपका गार्डियन है। या किसी को ख़तरा है उसकी लाइफ को, तो उसके लिए हो सकता है। आपने मूवी देखी होगी, क्या नाम था, पंजाबी एक मूवी थी आई बिलीव सिंह वर्सेस कौर, शायद गिप्पी ग्रेवाल की। अब उसमें क्या होता है कि वो जो लड़की होती है ये उधर जाता है, तो वो सारा सीन आपको याद होगा। तो वो लड़की के पीछे लगे होते हैं, वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे होनी होती है, वो 21 साल की वो वेट कर रही होती है कि 21 साल की जब मैं होंगी तब मैं मेजर हो जाऊंगी, मतलब कि बालिग हो जाऊंगी, तब मेरे नाम पे होगा। तो उसके लिए भी गार्डियन ही अपॉइंट किया होता है, इसलिए उसकी 21 साल का होता है। अदरवाइज इंडिया के अंदर भी 18 साल वाला ही माइनॉरिटी, 18 साल से कम वाली माइनॉरिटी ही चलती है, जिस तरह पाकिस्तान में, ठीक है। गार्डियन के केस में 21 साल की है, तो वो खैर अदालत अगर करती है तो वॉट एवर। अब हमने तो ये डिस्कस करना है कि वो मेजर है या नहीं। तो अगर तो गार्डियन वाला केस नहीं है और 18 साल की एज, उसके बाद वो मेजर है, और दूसरे केस में 21 साल, तो भाईजान बंदा 18 साल या 21 साल का मतलब कि बंदा मेजर होना लाजमी है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, माइनर के साथ एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। ये नीचे उन्होंने लिखी हुई। आगे आप एक लाइन लिखें, आगे आप एक लाइन लिखें, एक्सेप्शंस लिख लें, मतलब कि ठीक है, 2 एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, क्योंकि ये भी हमने आगे कहीं पढ़ना ही है, तो क्यों ना इधर भी मेंशन कर लिया जाए, हो थोड़ी सी हवा आपको लग जाए बात की, ताकि दोबारा पढ़ेंगे तो आसानी हो तो और इधर भी कंप्लीशन हो जाए। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शन का पता है ना कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगता। मतलब है कि उस केसेस में माइनर होते हुए भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 2 सूरत हाल हैं, सिर्फ 2 सूरत हाल हैं। पहली सूरत हाल कौन सी, पहली सिचुएशन कौन सी है कि जहां पर इधर ही अगर हम मेंशन कर लें एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस हैं भाइयों और बहनों। पहली एक्सेप्शन क्या है, एग्रीमेंट, हमने कहा ना कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब हम बात समझ आ रही है, फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहां भी बात कर रहे हैं कि भाई बेशक एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, लेकिन फिर भी 2 एग्रीमेंट्स इस तरह के हैं, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाते हैं। वो 2 कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हैं जो वैलिड हैं, माइनर के साथ ही हैं लेकिन वैलिड है। कौन से, पहले नंबर पे एग्रीमेंट टू प्रोवाइड बेसिक, इधर से नाम भी समझ आया तो मैं बोल रहा हूं, वो आपने समझ लिया, बेसिक नेसेसिटीज टू माइनर और हिज और हर डिपेंडेंट्स। पहले लिख लेते हैं फिर दूसरा मतलब इसको डिस्कस करते हैं। एक तो ये वाला एग्रीमेंट टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज टू माइनर और हिज और हर डिपेंडेंट्स, ये आप कर सकते हो, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। लेकिन साथ लिख लें इसमें, बट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम माइनर्स स्टेट। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, स्टेट, रियल एस्टेट नहीं पढ़ते आप, स्टेट ओनली। ये आपने पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप लिख लें जी, एग्रीमेंट टू ऐड माइनर इनटू बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। पहले वाली बात समझ आएगी कि दूसरी समझना फिलहाल मुश्किल होगा ये, लेकिन हमने पढ़ना है चैप्टर 13 के अंदर जाके इंशाल्लाह, ये बहुत डिटेल में पढ़नी है चीज़। अब ज़रा बात समझ लें, ये लिखा हुआ समझ आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो मैंने बोला होगा, उसको ज़रा स्लो करके आप लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग बस कुछ माशाल्लाह ऐसी है, बड़ी हिम्मत करता हूँ मैं लिखने की, जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडिया होगा इस चीज़ का। अच्छा जी, एक्सेप्शंस, भाई हमने कहा कि दी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो,
माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता। हम ये रटा मार रहे थे इस बात को, बीच में कानून आया, कहता रुक जा भाई, इतना भी ना याद कर लें कि ये तो दो भी भूल जाए, इसलिए दो एक्सेप्शंस लिख लो यहाँ पे। कहता जब आप ये याद कर रहे हो माइनर एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, साथ बोलो विद टू एक्सेप्शंस, एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो विद टू एक्सेप्शंस। दो एक्सेप्शंस कौन से, जिनके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगता, मतलब कि एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वैलिड इन दीज टू केसेस। पहला केस समझ लें, एग्रीमेंट टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी जरूरियात, टू माइनर और हिज और हर डिपेंडेंट, बट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम माइनर्स एस्टेट ओनली। हाँ भाई, वो कहता है कि यार अगर तो आप माइनर के साथ हर तरह का एग्रीमेंट ही खत्म कर दोगे, तो फॉर एग्जाम्पल एक माइनर बेचारा मर रहा है, उसको दवाई चाहिए, वो दुकान पे गया दवाई लेने, दुकानदार ने पूछा हाँ भाई माइनर हो के मेजर हो, उसने कहा माइनर है, वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। फिर उसने कहा कि यार एक माइनर बेचारा सर्दी में मर रहा था, कांप रहा था, फुल ठंड हुई पड़ी है, वो एक दुकान पे गया, सर ये जैकेट दे दे, बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है मेरी, मुझे चाहिए, मैं पहन लूँ, मुझे थोड़ा सा गर्माइश मिले। दुकानदार ने कहा नहीं भाई, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई बेशक वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन अगर माइनर बेचारा बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आया हो, चाहे माइनर आया हो या माइनर का डिपेंडेंट आया हो, मतलब वो शख्स जो बेचारा माइनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसके कुछ छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या इवन इन मैनी केसेस आपको पता है कि जब जहाँ गरीब फैमिलीज होती हैं वहाँ पर छोटे बच्चे वही माइनर ही होते हैं बेचारे, लेकिन वो लेबर की तरफ चले जाते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह कर रहे होते हैं और वही पूरा घर पाल रहे होते हैं, ठीक है। अब उस केस में आप देखें कि उसकी जो फैमिली है वो बेचारी उस छोटे से बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रही है, चाहे उसके बड़े लोग भी उसमें हो सकते हैं, तो उस केस में भी अब ये इसलिए डिपेंडेंट कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया कि डिपेंडेंट से क्या मुराद है, क्योंकि कानून को पता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि बिजनेस लॉ के अंदर जो कवानीन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो स्पेशली है, ये बड़ा ह्यूमन नेचर के करीब करीब है, ह्यूमन बिहेवियर के करीब करीब है, इसलिए वो फिर डिफाइन नहीं हर चीज़ को करते, वो कहते हैं सर्कमस्टांसिस में देख लेंगे ना डिपेंडेंट कौन है, ठीक है। तो बाद में आपको बेसिकली इसका मकसद बता रहा हूँ कि क्यों बनाई गई है। तो भाई इसलिए उन्होंने कहा कि अगर माइनर को कोई बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है, अब ये भी एक देखें ना, बुनियादी ज़रूरत को भी डिफाइन नहीं किया गया कि इसके अंदर क्या क्या, इसमें मेडिसिन आएगी, खाना आएगा, फ्रूट आएंगे, वाटर आएगा, नहीं, वो कहते हैं यार हर इलाके का डिफरेंट कल्चर है और बंदे के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए आप हर चीज़ को लिख नहीं सकते, आप प्रिंसिपल उसूल तो बता सकते हैं कि यार उसूल क्या है हमारा, बुनियादी ज़रूरत पूरी करना, लेकिन रूल नहीं बता सकते, एक एक चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कितनी चीज़ें लिख लोगे यार, आपने लिख दिया फ्रूट्स दे सकते हैं, उसको मेडिसिन दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, फलां फलां, मतलब चीज़ें लिख दी। अब फॉर एग्जाम्पल एक माइनर बेचारा जा रहा है बाइक के ऊपर, अब हुआ क्या जी, उसकी बाइक का टायर लेट से फट गया, ठीक है, अब बुनियादी ज़रूरत बन गई ना, उस बेचारे ने घर जाना है, बुनियादी ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, वो दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि भाईजान ये आप काम करें, दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मैं तो नहीं करूँगा, तो उसने कहा सर कर दें, उसने कहा भाई कहाँ पे लिखा गया बुनियादी ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बुनियादी ज़रूरतें लिख दी होती कहीं पे, तो अब कितनी की सिचुएशंस आप लिख सकते हो, टायर फट जाना शायद लिखते हुए जहन में ही ना आता कि ये भी बुनियादी ज़रूरत है, बात समझ रहे हैं आप। इसलिए ना ऐसे मौक़ों पे प्रिंसिपल मदद करते हैं, आपके उसूल, रहनुमा उसूल, आपको उसूल बता दिया जाता है कि इस उसूल के ऊपर जो जो चीज़ पूरा उतर रही है आप उसको कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहूँ कि जैसे इस्लाम में शराब हराम है, ठीक है, अब उस वक्त बाकी ये ड्रग्स तो नहीं थे उस वक्त, हेरोइन या कोकेन या पता नहीं क्या क्या जो आप लोग नहीं करते, ठीक है, ये सारा कुछ उस वक्त तो नहीं था मौजूद, तो उस वक्त जो चीज़ मौजूद थी उसके मुताबिक कर दिया गया। बाद के उलमा ने फिर ये कहा कि भाई क्योंकि शराब इसलिए हराम करार दी गई है क्योंकि इससे इंसान अपने होशो हवास खो देता है, वो ये वाला बन जाता है, ठीक है, वो जब वो दम वाला पानी पीता है तो उसको होश नहीं रहती, वो साउंड माइंड का नहीं रहता। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पीने से, जिसको कंज्यूम करने से आप साउंड माइंड के नहीं रहते, वो क्या है, वो हराम है। अब देखिए उसूल है ना, उसूल को पकड़ा, उस उसूल के ऊपर जो चीज़ फिट हो रही है आपने वो अप्लाई की, बात कर रहे हैं फॉलो, ये होती है प्रिंसिपल। रूल्स जो होते हैं ना वो आप कितने के लिख लोगे यार, वो कोई और चीज़ निकल आएगी, इसलिए उसूल बता दिया गया या बेसिक नेसेसिटी। अब ये बेसिक नेसेसिटी जजमेंट है, जब आपको पेपर में क्वेश्चन भी आएगा वहाँ पे आपकी अपनी जजमेंट है कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि बेसिक नेसेसिटी है या नहीं, और इतना कोई मुश्किल नहीं होता, वो बड़ा क्लियरली समझ आ रही होती है कि यार ये बुनियादी ज़रूरत है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कहे कि जी मुझे बाइक खरीदनी है, न्यू बाइक, ठीक है,
तो ये तो बुनियादी ज़रूरत है ही नहीं ना। बल्कि एक एग्जांपल आएगी कि उसके अंदर वो गाड़ी खरीद लेता है बंदा, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई ये गाड़ी को बुनियादी ज़रूरत है। या लेट्स से आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ अवेलेबल है, मोबाइल है, आप शॉप पे गए, आपने कहा मेरे को मोबाइल लेना है, मेरी बुनियादी ज़रूरत है। भाई ये तो नहीं है ना बेसिक नेसेसिटीज़। तो बेसिक नेसेसिटीज़ तो सर्कमस्टांस में पता लग ही जाती है हर अहले अकल को, अहले दानिश को, जिसके बाद थोड़ा सा भी अकल है ना, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, तो आपको पता चल जाएगा। तो भाईजान बात समझ आ गई है कि हर एग्रीमेंट माइनर के साथ वॉइड है, दो सिर्फ एग्रीमेंट्स के अलावा। पहला क्या है कि अगर आप उस माइनर को कोई बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करें या उसके डिपेंडेंट को कोई बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करें, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप उस माइनर से, डिपेंडेंट से तो नहीं क्योंकि वो तो बेचारा डिपेंडेंट है माइनर के ऊपर, उस माइनर से उसके पैसे निकलवा सकते हो। कानून कहता है कि आपने कोई गुनाह नहीं कर लिया, जुर्म नहीं कर दिया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ताकि यार एग्रीमेंट मतलब कुछ तो आसानी देना माइनर बेचारे को, ये ना हो कि माइनर साहब भागते फिर रहे हो, बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो रही। लेकिन उसने साथ ही एक नीचे लाइन लिख दी है बड़ी खूबसूरत सी, जिसमें वो माइनर को फेवर भी देगा। उसने कहा बट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम माइनर्स स्टेट ओनली, लेकिन पैसे सिर्फ और सिर्फ माइनर की मौजूदा स्टेट जो कि उसके पास प्रॉपर्टी है उसी में से निकलवाए जा सकते हैं। ज़बरदस्ती उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता माइनर के ऊपर, ये बात समझ लें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मेजर है, 25-26 साल का बंदा है, उसके सारा एक आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोई चीज़ बेचने का। आपने कहा यार ये फलां चीज़ है, 50,000 रुपया तुमने मुझे देना है, वो चीज़ ले गया, उसने आपको 50,000 रुपया नहीं दिया, आप अदालत में केस कर सकते हैं उसके ऊपर, वो जहाँ से मर्जी अब आपको 50,000 रुपया ला के दे, ठीक है। ये होता है पर्सनली लायबल होना, ज़ाती तौर पर लायबल होना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में पर्सनली लायबल नहीं होता माइनर। माइनर के पास जितनी की चीज़ें मौजूद हैं उसमें से वो पे करेगा। अगर ख़त्म हो गए हैं पैसे तो अल्लाह हाफिज़, बाकी के अल्लाह आपको अजर देगा, सवाब देगा इसका, बाकी मैं पे नहीं कर सकता। बात कर रहे हैं फॉलो। मिसाल के तौर पर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जी, वो उसमें आप कह लें कि मेडिसिन ली हैं 10,000 रुपये की मेडिसिन, अब माइनर की जेब से पैसे निकले हैं 5,000 रुपये, ठीक है, बाकी तो नहीं है। अब उसको आप केस नहीं उस पर कर सकते, बाकी का 5,000 रुपया भी दो। वो कहेगा भाई इतना ही थे, स्टेट में से रिकवर कर लो, स्टेट मेरी 5,000 थी, आपने ले लिए, अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह 10 दुनिया 70 आखिरत आपको सवाब मिलेगा। बात आ गई भाई, ये सारा केस समझ आ गया आपको, पहला। दूसरा केस एक और एक्सेप्शन क्या है, एग्रीमेंट टू ऐड माइनर इनटू बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा जी, पार्टनरशिप बिजनेस का आपको पता ही ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कर सकते हैं। पार्टनरशिप भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता माइनर, वो तो हमने कहा वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 13 में जाके, तो वहाँ पर वो एक बात कहता है कि यार माइनर को आप पार्टनर तो नहीं बना सकते पूरे का पूरा, मतलब कि वो लॉसेस भी बियर करे, वो प्रॉफिट वगैरह भी शेयर करे, वो लाइबिलिटी भी सारी शेयर करे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो कहता है नहीं, वो सारा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं कि माइनर को पार्टनरशिप के सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के अंदर ऐड किया जा सकता है। बच्चा है ना बेचारा, सिर्फ बेनिफिट से मुराद क्या है कि जो प्रॉफिट, ठीक है, वो आप उसका कुछ हिस्सा इसको दे सकते हैं जो भी इसके साथ एग्री हुआ है, ठीक है। तो ये अलाउ वो करता है। इस बात की अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी हमें पार्टनरशिप की समझ नहीं है, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ये भी आ जाएगी। तो भाई ये 2 सिचुएशंस थी, ठीक है, ये आपने लिख ली होंगी, ओके। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो फ़ौरन मैसेज ठोक दें। एग्जाम्पल पहले देखें, एग्जाम्पल 12, दाऊद अ माइनर मॉर्गेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ मोहसिन टू सिक्योर अ लोन ऑफ 20,000। भाई उसने अपना घर मॉर्गेज के ऊपर रखवा दिया है और जाहिर है उसने फिर पैसे जब नहीं दिए 20,000 रुपया, तो मोहसिन साहब ने क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई चलो अब घर मुझे दो, ठीक है। तो अदालत क्या कहेगी कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। देखें ना, अब घर मॉर्गेज रखवा के 20,000 रुपया लेना, ये कुछ बेसिक नेसेसिटी का तो जिक्र ही नहीं हो रहा इसके अंदर कहीं पे, तो बेसिक नेसेसिटी का एग्रीमेंट ही नहीं है, ये वाला नहीं है ना। तो जब ये वाले 2 एग्रीमेंट ना हो, बाकी तो सारे सीधा सीधा क्या है, वॉइड एब इनिशियो होते हैं, तो ये इन्फोर्स उसको नहीं करवा सकता, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एडिशनल पॉइंट्स समझ लें माइनर के हवाले से। पहला पॉइंट क्या है, द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। लीगल टर्म्स वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास मौजूद है, वीडियो का लिंक आप लोगों को भेज दिया हुआ है, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, वरना इस तरह की टर्म्स आती रहनी है, पता हमें होना नहीं है, हमारे ऊपर से गुजर जानी है, पेपर में यही चीज़ आनी है, हमने फेल करके घर आ जाना है, फिर अगली बार बैठे होना है। इसलिए प्लीज़ उसको वीडियो को भी देखें, उसमें कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें, लीगल टर्म्स बताई हुई हैं, और जो आपको फाइल भेजी है वो भी आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। अच्छा आप ज़रा समझ लें, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। इट मीन्स इफ माइनर represent fraudulently or otherwise that he is of the age of majority and induces another to enter into a contract with him, even then he is not
लायबल। ठीक है, पहले तो स्टॉपल का मतलब ऊपर लिख लें। स्टॉपल का मतलब है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनायल, प्रिवेंटिंग फ्रॉम, ये जो रूल ऑफ स्टॉपल है ना, रूल ऑफ स्टॉपल, इसका मतलब ये कौन सा कानून है? रूल ऑफ स्टॉपल है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनायल। रूल ऑफ स्टॉपल ये है कि अगर कोई फैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर कोई बात ऑलरेडी हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बाद में पार्टी मुकर नहीं सकती कि मैंने ये काम नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था। भाई जो फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि यार ये फलां घर मेरा है, फ्रॉड किया आपके साथ, सही है, फलां घर मेरा, लाओ 5 करोड़ रुपया मैं आपको बेच दूं। आपने 5 करोड़ लाए, घर मैंने आपके नाम कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब मुझे बाद में जब जाहिर है वो मतलब नाम क्या किया, मुझे बस वो चाबी शाबी दी, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, किसी दिन असल मालिक आ गया उसका, उसने कहा भाईजान घर तो मेरा है। आप गए फ़ौरन कोर्ट में कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, ठीक है। अब वो जो दूसरी पार्टी थी जिसने फ्रॉड किया, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं सर मेरे से गलती हो गई थी, नहीं वो मेरा घर नहीं था, नहीं नहीं, वो कहेंगे भाई अब नहीं आप मुकर सकते, अब हम उस घर को आपका घर ही कंसीडर करते हुए इसको लेकर चलेंगे केस को, और ये अब आपके ऊपर साबित होगा कि आपने फ्रॉड किया है। बात आई समझ? आप पीछे नहीं हट सकते, अब आप डिनाई नहीं कर सकते। जो फैक्ट पहले आपने झूठ बोल के इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन वो कहता है ये वाला झूठ बोल के मुकरने वाला कानून माइनर पे नहीं अप्लाई होगा। माइनर तो बच्चा है, माइनर इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, सही है। ये आप एक लाइन लिख लें, माइनर इज लॉज फेवरेट चाइल्ड। ये जो एडिशनल पॉइंट्स वगैरह इधर लिख लें या पीछे चाहे माइनर की जगह लिख लें, ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि माइनर इज लॉज फेवरेट चाइल्ड, एक्सप्लेन। तो आपको वहाँ पे डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आप ये इसमें भी देखें कि उसमें भी वो क्या कह रहा है कि भाई बेसिक नेसेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन पैसे उस बंदे ने निकलवाने हैं तो माइनर की स्टेट में से बस निकलेंगे जितने के माइनर के पास हैं, ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो भाई फेवरेट चाइल्ड ही हो गया ना, बाकियों को क्यों नहीं फैसिलिटी देता। यहाँ पर भी उसने कहा कि पार्टनरशिप के आप लाइबिलिटीज़ में, उसके लॉसेज में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक बेनिफिट दे रहा है। फिर यहाँ पे एक और उसने बात कर दी, रूल ऑफ स्टॉपल डजंट अप्लाई टू माइनर। माइनर के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपल नहीं लग सकता। मतलब है कि माइनर साहब अगर झूठ बोलकर कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरी एज 21 साल है, लेट्स से एक शख्स है वो गया है मार्केट में, उसने कहा जी को कॉन्ट्रैक्ट करना था बाइक खरीदने का, अगलों ने कहा कि हाँ भाई तुम बड़े हो, मेजर हो या माइनर हो। उसने कहा सर ये मूछें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, मेजर हूँ मैं। कई लोग होते हैं दिखने में बड़े लगते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो मेजर हूँ, बड़ा हूँ मैं। उन्होंने कहा चलो यार शक्लो सूरत से भी लग तो रहा है ये बड़ा, चलो ठीक है। उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 लाख रुपए की बाइक है, वो बंदा लेकर बाइक चला गया, 1 लाख रुपया देने नहीं आया वापस। ये पहुंच के उसके घर के भाई साहब, 1 लाख रुपये, इसने कहा सर मैं माइनर हूँ। उन्होंने क्या कहा कि भाई रूल ऑफ स्टॉपल आपके ऊपर लगेगा, आप तो नहीं मुकर सकते। उसने फिर आगे पूरी लाइन पढ़ी कि भाईजान आपको पता होना चाहिए कि माइनर इज लॉज फेवरेट चाइल्ड, मैं तो लॉ का फेवरेट बच्चा हूँ। लॉ ने मुझे इजाजत दी हुई है कि रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। मैं झूठ बोल के मुकर सकता हूँ, जाओ जिसके सामने मर्जी जाओ, मैं उधर खुद अदालत में चलते हैं, अदालत में जाकर मैं खुद कहूँगा कि हाँ मैंने झूठ बोला था, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने भी कानून के मुताबिक फैसला करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको झूठ बोलने की इजाज़त दे रहा है, देखें अजीब बात है। खैर ये जब लिखा गया तो उस वक्त बच्चे शायद इतने तेज़ नहीं होते थे, आजकल तो माशाल्लाह 14-15 साल के बच्चे को सारा कुछ ही पता है कि किस तरह सारा 2 नंबरियाँ करनी है। उस वक्त शायद बच्चे मासूम होते होंगे, तो उन्होंने ये वाला रूल डाल दिया, और हम अभी तक मासूम है, हमारे लॉ मेकर्स के, उन्होंने चेंज भी नहीं किया। तो खैर भाई लॉ माइनर को फ़ायदा देता है, उसे कहता है कोई नहीं यार बच्चा है, ठीक है। गल आ गई है समझ या नहीं आई? दूसरे पॉइंट पे, अगला पॉइंट समझें। इट इज़ नेसेसरी दैट द माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उस वक्त वो मेजर होना लाजमी है, उस वक्त, उस सेकंड के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्च 2024 को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 8 मार्च 2024 को जिसके साथ कर रहे हैं उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं आप कर सकते कि जी उस वक्त तो 18 साल से कम थी, 6 महीने बाद जाके वो 18 साल का हुआ। तो उसने कहा कि वो जो 6 माह पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज तो मैं बड़ा हूं ना, सही। 8 मार्च से आप आगे चले हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 8 सितंबर को जाके वो हो गया जी मेजर हो गया। अब उसने कहा कि यार जो 6 माह पहले जब मैं माइनर था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं अप्रूव करता हूं उसको, मैं उसको रेटिफाई करता हूं। क्या करता हूं? रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना। रेटिफाई से मुराद होता है कि किसी पुरानी चीज़ को फ्यूचर में जाके अप्रूव कर देना। मतलब है कि वो उतनी ही वैलिड है जितनी मैंने आज की है। वो कहते हैं ये अलाउड नहीं है माइनर को, बाद जाके वो नहीं रेटिफाई नहीं कर सकता अपने किसी भी काम को।
अप्रूव ऑथराइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज कर रहा है जिस डेट पे कर रहा है उस डेट पे तो 18 साल है, लेकिन वो जिस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है वो उसने छोटे होते बनाया था, वो माइनर था उस वक्त। इसलिए कानून कहता है कि भाई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस वक्त बंदे का मेजर होना लाजमी है। ये नहीं है कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जाके वो मेजर हो और कहे जो 2 साल पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसको आज साइन कर रहा हूँ बतौर मेजर कि यार वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जो 2-2 साल में प्रॉफिट होने थे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। वो कहते हैं दिस इज नॉट अलाउड। आ गई गल समझ? ठीक है, समझ आइए कि नहीं? इट इज नेसेसरी दैट द माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ entering into the contract, therefore an agreement with a minor cannot be ratified subsequently। बाहर में जाके रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई का मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ एनीथिंग, बाहर में जाके अप्रूव कर देना, ऑथराइज करना किसी चीज को। आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी, रेटिफिकेशन इज अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज हैपेंड ऑलरेडी। ठीक है, 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये फेवरेट चाइल्ड का एक और पॉइंट आ गया, फेवरेट चाइल्ड का एक और पॉइंट आ गया, पेपर में आ गया। अगर क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये भी उसमें आ सकता है कि भाई माइनर को कभी भी बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? भाई वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये 2 वाले कर सकता है। इस केस में भी उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलने हैं, लायबिलिटी में तो वो जा ही नहीं रहा। तो जब एक बंदा लायबिलिटी में एंटर ही नहीं हो रहा है कि उसने लायबिलिटी पे करनी ही नहीं है, तो उसको आप इनसॉल्वेंट कैसे कह दोगे कि आप लायबिलिटी नहीं पे कर सके? उसका तो बनता ही नहीं है। ऊपर वाले में भी चले जाएं, ऊपर भी हम क्या करेंगे कि माइनर की स्टेट में से निकलवा लोगे जो है वो तो उसको देना पड़ेगा जो उसके पास पड़े हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं आप उससे ले सकते। तो जब ज्यादा ले ही नहीं सकते मतलब है कि लायबिलिटी उसकी है ही नहीं, और कोई पर्सनल लायबिलिटी उसकी 0 है। तो जब लायबिलिटी ही नहीं है और वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनके अलावा उसको कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिलवा सकते। इसका मतलब है कि अगर इन 2 एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो उसके साथ, तो आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। वो 1 रुपया नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल ही नहीं है। कानून कहेगा वॉइड एब इनिशियो, भाई बच्चे हो तुमने क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट? वो तो चलो छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है, तो उसके साथ आप नहीं कर सकते भाई। ये वाले 2 कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में स्पेसिफिकली उसने उसकी लायबिलिटी को खत्म किया हुआ है। देखें इधर उसने कहा माइनर की स्टेट में से ले लो जो लेना है, मजीद उससे कुछ नहीं मिलना। इधर वो कहते हैं माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स में ऐड करना है, मतलब लायबिलिटी शायबिलिटी तो उसने पे करनी ही नहीं है पार्टनरशिप की। सही है जी। डी पॉइंट, if a minor enters into an agreement jointly with a major person, then such agreement can be enforced against the major person who has jointly promised to perform। अच्छा, जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है ये हम आगे वैसे पढ़ेंगे भी चैप्टर 6-7 में होपफुली। जॉइंट प्रॉमिस ये होता है कि भाई एक बंदा बड़ा है, बल्कि सॉरी वो जॉइंट प्रॉमिस वैसे ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग मिलके आ रहे हैं। यहाँ पर जॉइंट प्रॉमिस से मुराद जो है, इधर वो ये ले रहा है कि एक बंदा बड़ा है और एक बंदा छोटा है, एक बंदा माइनर है दूसरा बंदा बड़ा है। ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, फॉर 4 लोग हैं, 3 लोग माइनर है, 1 बड़ा है, या 3 मेजर हैं, 1 माइनर है, कुछ भी हो सकता है। कहने का पर्पज़ है कि माइनर के साथ कोई और बंदा अटैच्ड है और उन्होंने जॉइंट प्रॉमिस किया है। जॉइंट प्रॉमिस से क्या मुराद है कि हम इकट्ठे परफॉर्म करेंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, हम इकट्ठे सर्विस देंगे, हम इकट्ठे गुड्स देंगे, जो भी चीज़ है हम अपना प्रॉमिस इकट्ठे, दोनों जॉइंट प्रॉमिस है, परफॉर्म करेंगे। और जाहिर है जब आपसे मुझे कंसिडरेशन मिलेगी उस केस में हम जॉइंट प्रॉमिस ही हैं कि हम वो कंसिडरेशन भी इकट्ठे लेंगे। ऐसे ही है, ये खैर डिटेल में पढ़ेंगे जॉइंट प्रॉमिसेस क्या होते हैं। यहाँ पे बस आपने ये समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक 17 साल का बच्चा है और उसके अब्बा जी साथ चले गए जिनकी एज को 40 साल है, दोनों लोग गए हैं, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी चीज़ के ख़रीदने का, उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक बाइक खरीद लेते हैं 1 लाख रुपया, जॉइंट प्रॉमिस हम करते हैं। अब आपको पता है कि माइनर साहब के साथ तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन जॉइंटली हो सकता है। ठीक, जॉइंटली जब होगा तो लायबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? सिंपल एज दैट, मेजर। ये भी लॉ का फेवरेट चाइल्ड उसमें एग्जांपल डाली जा सकती है कि माइनर के साथ अगर अकेले तो एग्रीमेंट हो ही नहीं ना सकता सिवाय इन दोनों के, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन कानून कहता है कि हाँ माइनर के बाद एक तरीका है, अगर वो इन 2 के अलावा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो एक मेजर बंदे को साथ मिला ले, उसके साथ जाए तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उस केस में सारी की सारी जिम्मेदारी परफॉर्म करने की जो है वो किसकी है? मेजर की है। माइनर की मर्जी है, परफॉर्म करना चाहे तो कर ले, लेकिन माइनर के खिलाफ इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता क्योंकि माइनर इज लॉज फेवरेट चाइल्ड। आगे भाई बात समझ? चलें, ये मतलब 4-5 चीज़ें हमने इधर देख ली हैं, बाकी ये 2 हमने लिख ली होंगी।
एग्जाम्पल्स देख रही, मोमिन अ माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज दैट ही इज़ फुल ऑफ एज, उसने भाई ज़रा मूछे शूछे रख के नकली, उसने कहा कि मैं पूरे दिनों का हूँ, 18 साल हो गए मुझे। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद नूर टू सेल हिज हाउस, ओके वो घर बेचने का, वो थोड़ी खैर, आजकल मीम्स नहीं चल रही होती कि जी मीट काशिफ ही बिकेम रिच बाय सेलिंग हिज फादर्स हाउस, ठीक है, तो ये वाला सीन हो गया वो। तो मीट मोमिन साहब इतने मोमिन है कि उन्होंने अपना घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन मोमिन उससे पैसे भी ले लिए होंगे, लेट से एडवांस में भी ले लिया, थोड़ा मजीद नूर की बेचारे की कर देते हैं। उसने लेट से नूर से 10 लाख रुपए एडवांस लिया, बाकी का 90 लाख रुपया बाद में ले लूँगा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा हमारा प्रॉपर, तो उसके साथ अभी ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। बाद में उसने कहा कि हाँ भाई लाओ अब घर भी दो मुझे, तो उसने कहा कि भाईजान तुम्हें नहीं पता मैं तो माइनर हूँ, माइनर के साथ तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। उसने कहा कि भाईजान आप तो कह रहे थे कि मैं मेजर हूँ। उसने कहा हाँ मैंने झूठ बोला था। तो कहेगा आज चले आया आपके ऊपर मैं फ्रॉड 420 का केस करता हूँ। वो आगे से पढ़ेगा, क्या तुमने सर शहबाज सही से पढ़ा नहीं हुआ बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो क्या कहते हैं, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए थी चीज़, तो आप लोगों को भी ऐसे याद होनी चाहिए, आप भी 2 नंबर तो हैं ही, तो 2 नंबरियाँ कर भी सकते हैं इस तरह की, खुदा ना खास्ता, ठीक है। करने ना लग जाना आप जा के वो रूल ऑफ एस्टॉपल तो नहीं अप्लाई होगा, लेकिन रूल ऑफ चंडे शंडे अप्लाई हो सकता है, वो तो फिर लग सकती हैं, ठीक है। तो भाई ये सिचुएशन है। एग्जाम्पल 14, मारिया अ माइनर बोरोड सम मनी एंड रोट अ प्रो नोट। प्रो नोट प्रोमिजरी नोट को कहते हैं। प्रोमिजरी नोट से मुराद फिलहाल आप ये समझ लें कि वादा किया गया है कि मैं आपको पैसे दे दूंगी, एक लिख कर वादा कर दिया, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा 14 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें प्रोमिजरी नोट भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, साथ लिख भी लें चैप्टर 14 में, इसको तसल्ली के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो प्रो नोट से मुराद क्या है, प्रोमिजरी नोट मतलब मैं लिख के वादा कर रहा हूँ कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा, ओके जी। माइनर था उसने पैसे लिए। और अटेनिंग मेजोरिटी जब वो 18 साल की होगी, मारिया रोट अ सेकंड प्रोमिजरी नोट, एक और वादा किया कि यार जो पहले वाला नोट था ना आज मैं उसको सेटल करना चाह रही हूँ, मतलब एक पुराने नोट का पुराने वादे के ऊपर एक और वादा कर दिया गया। जो मैंने 6 महीने पहले लेट से एक वादा किया था आपको 10 लाख रुपए देने का फलां डेट के ऊपर, आज मैं आपको एक और लेटर लिख रही हूँ कि वो वादा जो था मैं 10 या 12 दिनों के अंदर मैं पूरा कर दूंगी। तो वो कहते हैं कि ये इनवैलिड है, पुराने वाला वादा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइनर थी, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो दिस रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसलिए पहले वाला भी वॉइड है, दूसरे वाला भी वॉइड ही है। क्यों? क्योंकि दूसरा भी पिछले वाले को ही आगे लेकर चल रहा है। अच्छा, अब इन्होंने एग्जाम्पल एक अजीब सी बना दी, हर केस में प्रोमिसरी नोट तो नहीं होगा ना, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी आपने वही माइंड में रखनी है कि अगर आप 4-5 में वहाँ पहले मेजर होने से पहले कोई काम आपने कोई कह दिया रही हम एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो आपको पता है वॉइड एब इशू है, आपने कहा कोई नहीं मुझे 6 महीने बाद बड़ा हो लेने दो, मैं उस वक्त जाकर कहूँगा कि 6 महीने पहले से जो हमारे शराइत चल रही हैं वो सारी वैलिड हैं। तो वो कानून कहता है कि नहीं भाईजान नहीं वैलिड, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है उस टाइम पे आपका माइनर होना लाजमी, सॉरी मेजर होना लाजमी। एग्जाम्पल 15, मरियम अ माइनर बाइज मेडिसिन फ्रॉम जैन। तो मेडिसिन तो यार बेसिक नेसेसिटी है ना, सिंपल है। मरियम हैज़ नो प्रॉपर्टी, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इस्टेट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नील। अब जैन साहब मरियम से कितने पैसे निकलवा सकते हैं? 0। ना ही वो उसको कोई लाइबल ठहरा सकता है, ना ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि लाइबिलिटी है ही नहीं भाई। आगे आते हैं एग्जाम्पल 16, हुसैन एज 16, हुसैन साहब की 16 साल एज है, बुरहान साहब 26 साल के, जॉइंटली एग्री टू पे सर्टन अमाउंट एंड एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड। बॉन्ड से मुराद है कि उन्होंने एक लिख कर दे दिया कि भाई हम आपको इकट्ठे हैं 10 लाख रुपया दोनों देंगे। अब जो दूसरा बंदा है जिस प्रोमिसरी है जिसको ये वादा किया गया है, वो आपके जो है ना हुसैन के खिलाफ केस नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है। हाँ, जो मेजर साहब हैं बुरहान साहब उनके साथ कर सकते हैं। आगे भाई समझ, माइनर के में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ। ये था जी माइनर। अब आगे आ जाए साउंड माइंड वाला बंदा, साउंड माइंड का बंदा। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर उसने इडियट नहीं, इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ना उसने कोई पागल लिखा हुआ है, उसने कहा पर्सन ऑफ साउंड माइंड। इसका क्या मतलब है कि भाई जहनी तवाजुन ठीक होना ज़रूरी है, जहनी तवाजुन ठीक होना। बंदा ठीक है कि नहीं डजंट मैटर, जहनी तवाजुन उस वक्त उस मौके पे उस मोमेंट पे जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस वक्त अगर आपका जहनी तवाजुन ठीक है, आगे पीछे फारिग है, कोई मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ये साबित करना एक मुश्किल है चीज़ कि भाई क्या सीन है, लेकिन लीगल प्रोविजन कानूनी नुक्ता क्या है कि भाई अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल दिन में 23 घंटे वो रहता है टुन, ठीक है, या वो लुनेटिक है, ठीक है, 23 घंटे वो ज़्यादातर टाइम क्या रहता है साउंड माइंड का नहीं होता, वो अपने होश में नहीं होता,
1 घंटे के लिए वो होश में आया, उसके साथ किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बाकी सारी चीज़ें मतलब एसेंशियल्स पूरे हैं तो ये इस हवाले से तो वैलिड है, वो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जरा देखें, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो समझने के काबिल है, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, भाई वो उसको समझ रहा है, उसको अपना फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो समझा जाएगा कि उसने होशो हवास में, बकायमे होशो हवास और अपनी रजामंदी से काम किया, इसलिए वो बकायमे होशो हवास, मतलब मेरे होशो हवास कायम है, मैं साउंड माइंड का हूँ, और आगे लिखा होता है अपनी आज़ाद मर्जी से या रजामंदी से मैं कर रहा हूँ, मतलब फ्री कॉन्सेंट भी है। तो भाई इधर साउंड माइंड का हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो बंदा अंडरस्टैंड कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को और उसको अपना रैशनल नज़र आ रहा है, अपनी फ़ायदा नज़र आ रहा है उसके पीछे, तो वो साउंड माइंड का कंसीडर किया जाएगा। एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं जी कि अनसाउंड माइंड वाली एग्जांपल्स उसने बताई हैं। पहले नंबर पे स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स, ब्रैकेट में उसने क्या लिख दिया, परमानेंट इंसैनिटी विद नो इंटरवल ऑफ सेननेस, मतलब है कि ये इडियट्स या स्पेसिफिक कुछ ऐसे बंदे जो कभी भी ज़िंदगी में होश में नहीं आते, तो इनके साथ तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कभी भी होश में नहीं आएंगे। परमानेंट इंसैनिटी है, परमानेंटली ये बेचारे पागल हैं, इनके साथ तो कभी भी किसी सेकंड पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने होश में नहीं आना, अनलेस ये किसी तरह सही हो जाए, वो तो मुश्किल ही होता है मेरे ख्याल में। तो भाई इनके साथ तो किसी भी तरह का हो किसी टाइम पे नहीं हो सकता अगर ये परमानेंट इनसेन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक कौन है जी, वो बंदे हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, अनसाउंड माइंड के होते हैं, मोस्टली इनका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा होता, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ज़हनी तवाज़ुन काम करने भी लग जाता है। तो ऐसे बंदों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किस टाइम पे, जब उनका ज़हनी तवाज़ुन काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसलिए तो कहा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, अदरवाइज तो फिर हम ये सारे बंदे निकाल देते, क्योंकि अनसाउंड तो रहते हैं कभी ना कभी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट करना है उस वक्त साउंड माइंड होना जरूरी है। ये बंदा बेचारा है तो कभी भी साउंड माइंड का नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ कभी भी नहीं होना। लुनेटिक जो हैं ये कभी कभी जो हैं वो साउंड माइंड के हो जाते हैं, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। थर्ड है जी ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन है या जो टेम्परेली अनसाउंड हुआ है या बीमार, कई बार बंदा इतना हो जाता है, या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा छत से गिरा है, नीचे आगे अभी गिरा है, अभी उसको होश नहीं आ रही, कोई बंदा कहता है यार जिस छत से गिरा है ये वाला मकान तो मुझे 2 करोड़ का बेचना चाह रहे हो, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, अब देखो उसने एक्सेप्टेंस तो दे रही है, अब बाद में आप जाके कि भाई मैंने तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, 2 करोड़ रुपया लो मुझे घर बेचो, घर था 5 करोड़ रुपये का, तो वो क्या कहेगा कि भाईजान मैं अभी ऊपर से गिरा था, ठीक है। वो जैसे वो होता है ना, वो कहते हैं एक बंदा ऊपर से नीचे गिरा है तो वो दूसरा कहता है क्या हुआ, कहता कोई नहीं मैं भी अभी आया हूँ, तो ये सीन भी आपका यहाँ पे लग जाता है कि वो बंदे का अभी होश नहीं थी। इस तरह अगर एक्सीडेंट किसी का हुआ है तो एक्सीडेंट फ़ौरन वो बंदा थोड़ा जाहिर है हक्का बक्का होता है, वो साउंड माइंड का नहीं होता, अब उस वक्त आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या एक बंदा वही दम वाला पानी पी के बैठा हुआ है तो वो हो सकता है अगले 3-4 घंटे ही अब साउंड माइंड का ना हो, तो उस वक्त उसके साथ नहीं किया जा सकता। हाँ जब वो साउंड माइंड का होगा तब ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ओके जी, अब नीचे पढ़ लें, सिंपल उसने बात कर दी, ना भी बताता रहा हूँ, पता रहा क्या कह रहे हैं। अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि आमतौर पे अनसाउंड माइंड का होता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, ये वाला बंदा जो ज़्यादातर अनसाउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का होता है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब ये बंदा साउंड माइंड का है। सिंपल बात है। इधर एक ऐसा बंदा जो मोस्टली साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब वो साउंड माइंड का है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हमने साउंड माइंड के टाइम पे करना है, ये बंदा ये बेचारा हमेशा ही अनसाउंड माइंड का होता है, इसलिए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ओके जी, तो पहली सिचुएशन क्या, पर्सन हु यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। आगे एक लाइन आप लिखें खुद, एक लाइन लिखें खुद। पहले केस में जहां पर मोस्टली अनसाउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का है, तो अब अदालत में कौन साबित करेगा कि ये बंदा उस वक्त साउंड माइंड का था, तो आप लिखें बर्डन ऑफ प्रूफ। इसकी लैटिन फ्रेज है ओनस प्रोबेंडी। क्या लैटिन फ्रेज है? ओनस प्रोबेंडी। क्या है जी? ओनस प्रोबेंडी मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन बंदा साबित करेगा, बारे सबूत, सबूत का वजन बार किसके ऊपर है, कौन साबित करेगा। तो इसमें ना ये आपको ना भी याद रहे ना, एज इट इज रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बातें मेरे ख्याल में समझ आ रही होंगी सारी आपको,
बड़ी लॉजिकल सी बातें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको क्राइम करनी पड़े। यहाँ पर आप देखें, इसका मैं आपको एक सिंपल हल बताता हूँ। यहाँ पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे, आगे भी जाके हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट वाले में कि कौन साबित किया करेगा। देखें, साबित करने में ना एक चीज़ देखी जाती है कि प्रिजम्पशन क्या है, मफरूज़ा क्या है। पहले से अदालत प्रीमा फेशी, ये भी आपने लीगल टर्म्स में पढ़ा होगा, प्रीमा फेशी बज़ाहरन क्या लग रहा है। अब देखें, एक बंदा जो है वो मोस्टली अनसाउंड माइंड का रहता है। अब उसके साथ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, किसी बंदे ने कर लिया, अब अदालत में चले गए हैं, अदालत को तो यही लगेगा ना कि यार ये तो मोस्टली अनसाउंड माइंड का रहता है, तो शायद उस वक्त भी अनसाउंड माइंड का ही हो। प्रिजम्पशन है ना, क्योंकि एक बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम पागल है। अब आप कहोगे नहीं भाई मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो 10 मिनट होश में आया था, तो अदालत ने कहना यार ये बंदा मतलब 22-23 घंटे दिन में तो बेचारा साउंड माइंड का नहीं होता, तो हो सकता है कि उस वक्त भी साउंड माइंड का ना ही हो। प्रिजम्पशन तो यही है कि जब इतना दिन साउंड माइंड का नहीं है तो हो सकता है उस टाइम भी साउंड माइंड का ना हो। तो अब ये देखिए, जब प्रिजम्पशन के बेस पर ही फैसला किया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। प्रिजम्पशन ये है कि यार ये बंदा उस वक्त भी अनसाउंड ही होना है, तो फिर वो बंदा साबित करेगा ना जो कहना चाह रहा है कि ये साउंड माइंड का है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाना चाह रहा है ना बंदा, तो वो फिर साबित करेगा कि भाईजान नहीं ये साउंड माइंड का था, मैं बता रहा हूँ आपको। अदालत कहेगी कि नहीं भाई ये तो अनसाउंड का लग रहा है, और वो जो खड़ा हुआ है वो भी इस तरह शायद उस वक्त भी अनसाउंड का ही हो, ठीक है, ढीला शीला होकर बता रहा होगा कि जज साहब मैं तो होश में नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं होश में था, तो फिर उस पर मर मिटा कैसे, ठीक है, वो आगे से ये लाइन बोल देगा कि भाई अगर मैं होश में होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता ही ना ये वाला। तो प्रिजम्पशन की बेस पर, अब प्रिजम्पशन क्या है कि ये बंदा मोस्टली पागल ही रहता है, तो भाई अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो इन्फोर्स इसको करवाना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो साबित करेगा कि ये बंदा उस वक्त सर ये साउंड माइंड का था, उस वक्त ये बंदा साउंड माइंड का था। तो हमने क्या लिखा, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन पर्सन इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाह रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या है जी, पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ साउंड माइंड, वो आमतौर पे साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभार अनसाउंड का हो जाता है। मोस्टली दिन में 20-22 घंटे वो साउंड माइंड का होता है, रात को बस जब वो थोड़ा सा उस रात अपन 2 बजे तक, ठीक है, तो उस वक्त उसको कुछ हो जाता है। तो अब अदालत की प्रिजम्पशन तो यही है कि यार ये पूरा दिन ये बंदा सही रहता है, अच्छा भला अभी भी हट्टा कट्टा सामने खड़ा है, उस वक्त भी होगा। तो फिर वो अवॉइड करना चाह रहा है जो बंदा इसको कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई ये ना हो, वो ये साबित करेगा कि यार नहीं ये साउंड माइंड का नहीं था, ये बंदा उस वक्त अनसाउंड माइंड का था। हो सकता है वो खुद अवॉइड करना चाह रहा है, वो खुद भी कह सकता है कि भाईजान मैं उस वक्त अनसाउंड का था। तो अदालत कही ऑनस प्रोबेंडी जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि अगर ये आपके माइंड में बैठी है ना चीज़ें कि लुनेटिक से मुराद कौन है, जो मोस्टली अनसाउंड का है, कभी कभार इधर मैं लिख दूँ मोस्टली अनसाउंड, ये बंदा मोस्टली अनसाउंड होता है, कभी कभार साउंड का हो जाता है, ये तो परमानेंटली अनसाउंड है ना, परमानेंटली इनसेन, पागल है बेचारा, ये कभी भी साउंड माइंड इसके साथ हो नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्टली अनसाउंड का होता है, कभी कभार साउंड का, ये क्या है मोस्टली साउंड है, ये क्या है मोस्टली साउंड है। तो अगर बात की जा रही ऑनस प्रोबेंडी, ऑनस प्रोबेंडी मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए टर्म्स को देखना, पेपर में यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह एग्जामिनर को भी मज़ा आ जाएगा, लेकिन यूज़ तभी करनी जब आती हो। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब इस केस में मोस्टली अनसाउंड माइंड का है, कभी कभार साउंड का है, तो इसका मतलब कि कोई बंदा इसको इन्फोर्स करवाना चाह रहा है कि यार ये बंदा साउंड का था उस वक्त, तो साबित फिर वही करेगा ना, जो चीज़ मुश्किल हो, जो एक मतलब है कि खिलाफ प्रिजम्पशन, खिलाफ तवक्को जो बात की जा रही है, वही बंदा साबित करेगा ना। तवक्को तो ये है कि ये पूरा दिन ही अनसाउंड का है, एक ने आकर दिया नहीं जी उस वक्त साउंड का था, तो जो भी इन्फोर्स करवाना चाह रहा है, चाहे वो खुद हो वो करवाना चाह रहा है या वो अगला बंदा करवाना चाह रहा है, आमतौर पर दूसरी पार्टी होती है इस केस में, तो वो साबित करेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन इन्फोर्सिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाह रहा है वो ये बात साबित करेगा, ठीक है, और कि ये शख्स उस वक्त साउंड माइंड का था, क्योंकि देखिए इन्फोर्स कब होगा, अगर वो साउंड माइंड का साबित हुआ, वरना तो इन्फोर्स ही नहीं होना। ये बंदा मोस्टली साउंड माइंड का है, तो आप इसको साबित क्या करना चाह रहे हो कि अवॉइड करना चाह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, वरना बहस किस चीज़ की है। अदालत में तो तभी जाएगा ना कि भाई वो कुछ कह रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ,
अगर वो भी कह रहा है साउंड माइंड का, आप भी कह रहे हो साउंड माइंड का, फिर कोर्ट में जाना क्यों है? बस जाना तो फिर है कि वो एक पार्टी कह रही है साउंड माइंड का था, दूसरी कह रही है कि नहीं था साउंड माइंड का। तो ऐसा बंदा जो मोस्टली दिन में साउंड माइंड का रहता हो, फिर कौन साबित करेगा? वही पर्सन अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रहा है, जान छुड़वाना चाह रहा है, वही साबित करेगा, ठीक है, कि मैं या ये पार्टी उस वक्त साउंड माइंड की नहीं थी। बात आई है समझ? चलें जी, एग्जाम्पल देखिए भाई ज़रा। सलीम एग्रीड टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ 25 मिलियन फॉर रुपीज़ 12 मिलियन हो, तो ठीक है 25 मिलियन की प्रॉपर्टी को वो 12 मिलियन में सेल करने आ गया, तो जाहिर है कोई ना कोई तो मसला होगा। वैसे हमें कोई मसला नहीं है, अगर मतलब है कि सिर्फ आप अमाउंट की बेस पर तो नहीं कह सकते ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि हमने कहा था एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है कि एडिक्वेट काफ़ी हो, कम भी हो सकती है, सही है, लेकिन देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन होनी लाजमी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक बात यह है कि भाई हो सकता है कि कंसिडरेशन जो कम है वो किसी वजह से है, हो सकता है कि कंसेंट फ्री ना हो, कुट कुट के उस बंदे से पैसे लिए हों, कम पैसे करवा दिए हों, या फ्रॉड किया हो, या इस तरह की चीज़, या हो सकता है कि उस बंदे को वो साउंड माइंड का उस वक्त ना हो इसलिए उसने कम कर दिए। तो इन फैक्टर्स को कंसीडर ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि क्या इप्सो फैक्टो से मतलब है क्या सिर्फ ये कह देना कि जी कंसिडरेशन काफ़ी नहीं है तो एग्रीमेंट फारिग है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इप्सो फैक्टो मतलब है कि सिर्फ ये वाला फैक्ट इतना अहम नहीं है, सही है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है कि एक पॉइंट ही इतना बड़ा है, इसकी बेस पर ही पूरे का पूरा फैसला हम करने जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, इप्सो फैक्टो फैसला नहीं हो सकता इस बेस पे कि कंसिडरेशन कम, मेरी लाख वाली चीज़ 5000 की बेच दी है, चलो जी फारिग करा दो, ये कौन सा एग्रीमेंट? वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अकेला कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। हाँ, अब इस पर सोचें ज़रूर, या ये ज़रूर देखें कि ये 5000 क्यों है, कहीं फ्री कंसेंट की तो नहीं डिस्टर्ब की गई, वो की गई है फिर वॉइड है, कहीं ये कोई अनसाउंड माइंड का तो नहीं था उस वक्त, वो था तो फिर वॉइड है। बात कर रहे हैं फॉलो। सलीम एग्री टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ 25 मिलियन फॉर 12 मिलियन, इधर तक हमें कोई मसला नहीं था। आगे बात आ गई, हिज मदर प्रूव्ड दैट ही वाज एन इडियट बाय बर्थ, उसकी अम्मा ने साबित कर दिया कानूनी तौर पे, दस्तावेजात लाकर, डॉक्यूमेंट्स लाकर, अदालतों से सारा कुछ करवा के उसने साबित कर दिया कि भाई ये डॉक्टर्स हमारे देखें कह रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदाइशी तौर पे इडियट है। तो कोर्ट ने फिर यही कहना है कि भाईजान पैदाइशी तौर पे इडियट है, इसका मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस वक्त भी इडियट था, मतलब कि अनसाउंड माइंड का था, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। एग्जाम्पल 19, अ पेशेंट इन अ लुनेटिक अजाइलम, पागल खाने में है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, वो बीच बीच में साउंड माइंड का हो जाता है, मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल। तो भाई हमने तो कहा है कि बंदे को नहीं देखना वो क्या है, हमने देखना कि बंदा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड का है कि नहीं, माइंड को देखना है वो क्या है। तो हमने वो देखा, माइंड साउंड है, ओके सीन है। तीसरा, अ सेन मैन हु इज सो डिलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट as to its effect on his interest cannot enter into the contract while he such delirium or drunkenness lasts। वो कहता है एक बंदा बेहोश है, डिलीरियस से मुराद है बेहोश, किसी भी वजह से, वो गम में बेचारे को दुख है, लेट से कोई डेथ हुई है उसकी बड़ी करीबी, अब आप जैसे ही डेथ हुई है घंटे बाद चले गए, उसको आपने कहा चोरी साहब वो गड्डी पे मैं ले लूँगा 10 लाख दी, वैसे 1 करोड़ की है, उसने कहना हाँ यार ले ला, मतलब उस वक्त वो बेचारा होश में नहीं है ना, या वो वैसे थोड़ा सा स्टिंग ज़्यादा पी गया है तो फिर भी वो ओबियसली ड्रंक है, तो वो होश में नहीं है। ठीक है जी, ओके सीन है। लास्ट पॉइंट है, बस उसको देख लेते हैं। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। हमने कहा कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब भाई कितना हम देख लें कि कौन कौन से डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इसलिए उन्होंने 4 तरह के बस लोग बता दिए हैं कि ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, इनके अलावा तमाम लोग मतलब कि क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, ये लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। ठीक है, सॉरी मैं पहले कुछ और बोल गया, ये लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं, ठीक है, इनके अलावा जो लोग हैं वो क्वालिफाइड हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं। देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन अंडर सर्टेन लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड, सबसे पहले नंबर पे, अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री, इसको बोलते हैं एलियन एनिमी। एलियन बोला जाता है जो दूसरे कंट्री का बंदा और फॉरेन कंट्री का, और अगर उस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, उस वक्त, उस सेकंड पे आपका मुल्क एलानिया जंग में है, इसके ऊपर ये जो वॉर लिखा हुआ ना लिख लें, डिक्लेयर्ड वॉर,
डिक्लेयर्ड, ये नहीं कि अपनी तरफ से वॉर के मैं मेरे लिए वो मर गया, मैं उसके लिए मर गया, अब हमारी जंग है, ये वाली जंग नहीं। ठीक है, अगर उस कंट्री के साथ आपका मुल्क जंग में है, हालते जंग में, हालते गंज और हालते जंग में है आपका मुल्क उस कंट्री के साथ, बंदे की बात नहीं हो रही कि मैं हालते जंग में उस कंट्री के बंदे के साथ, नहीं। अगर आपका कंट्री फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान है किसी फॉरेन कंट्री के साथ हालते जंग में है, ठीक है, तो पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा, कोई भी सिटीजन उस मुल्क के साथ जिसके साथ आपका मुल्क उस वक्त जंग में है, डिक्लेयर्ड वॉर में है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाइड है ये चीज़। ठीक है, ये क्या है चीज़, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। और ऐसे बंदे को क्या बोला जाता है, एलियन एनिमी, आगे लिख लें एलियन एनिमी। एलियन फ्रेंड के साथ आप कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एलियन होना मसला नहीं है और ना ही सिर्फ एनिमी होना मसला है। इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन समझ लें है बड़ी कॉमन सेंस की, लेकिन कॉमन सेंस आपको पता ही है फिर नहीं होती। सिर्फ एलियन होना मसला नहीं है, और एलियन से मुराद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क का बंदा होना, ये मसला होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही खत्म हो जाती है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होती है, बाहर वालों के साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो उसका तो फिर वजूद ही खत्म हो जाता है। एलियन होना मसला नहीं है, आप कर सकते हो दूसरे मुल्क वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो उतने ही वैलिड हैं जितने इधर वाले हैं। एनिमी होना भी मसला नहीं है, आप अपने दुश्मन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। आप अपने दुश्मन के साथ भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, पाकिस्तान में लेट्स से कोई आपका बड़ा ही जानी दुश्मन है, तो आपने लेकिन सोचा यार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, उसके साथ कानून कहता करो भाई, कोई मसला नहीं है। लेट्स से किसी और कंट्री के अंदर है जी, आपका कोई दुश्मन है, बड़ा पर्सनल दुश्मन है आपका ज़ाती, ठीक है, कभी कहीं इकट्ठे गए थे किसी और मुल्क, तो वहाँ पे किसी वजह से कोई म्यूचुअल फ्रेंड था आपका, दोनों ने कोशिश की अपनी तरफ से और दोनों आपस में दुश्मनियाँ पाल के बैठ गए, म्यूचुअल फ्रेंड किसी और फ्रेंड के साथ चला गया, तो लेट से अब इस तरह की कोई आपकी दुश्मनी चल पड़ी उसके साथ। अब ये एनिमी आपका पर्सनल है, कंट्री हैज़ नथिंग टू डू विद इट, तो आप ऐसे बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अलाउड है, मना नहीं है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं कि एक फॉरेन कंट्री का बंदा है जो कि आपकी ज़ाती तौर पर तो नहीं, ज़ाती तौर पे हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, मुल्की तौर पर वो आपका दुश्मन बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपका मुल्क उस मुल्क के साथ जंग में है, तो उस मुल्क का हर बंदा आपका क्या है, एलियन एनिमी है। उस मुल्क का हर बंदा, अगर उस मुल्क की आबादी 10 करोड़ है, 10 के 10 करोड़ शख्स आपके एलियन एनिमी हैं। आप उनमें से किसी भी एक बंदे के साथ उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक जंग है। हाँ, अब एक सवाल माइंड में ये आएगा कि क्या कभी भी नहीं कर सकते? नहीं भाई, डिक्लेयर्ड वॉर है ना, जब तक जंग लगी हुई है तब तक नहीं कर सकते। जंग ख़त्म है तो बस अब वो सिंपल आपके लिए एक एलियन है, तो एलियन के साथ तो किया जा सकता है, फॉरेन कंट्री के बंदे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मर्जी करें। ठीक है, बात आ गई समझ। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो आपके माइंड में हो पहले कर लें, लेकिन स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ पूछ लिया करें यार। ठीक है, एक आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया बंदे के साथ, उस वक्त वो एलियन एनिमी नहीं था, अब जंग नहीं थी, बाद में जंग लग गई है, अब क्या किया जाए? तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था कि भाई पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस वक्त तमाम चीज़ें इसकी ओके थी, अगर तो उसी वक्त ये एलियन एनिमी था तो फिर तो आपने कॉम्पिटेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत किया है। लेकिन अगर उस वक्त वो बंदा ठीक था, आपका मुल्क उस कंट्री के साथ जंग में नहीं था, आपने उसके किसी सिटीजन के साथ कर लिया, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर बाद में जंग आ गई है और बीच में कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म होना है, वॉइड हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड, खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। पहले सही था, वैलिड था, लेकिन अब इलीगल हो गया ना उसके साथ काम करना, इनकॉम्पिटेंट हो गया, वॉइड हो गया। क्लियर बात? चलें दूसरा पॉइंट। अच्छा, दूसरा बी पॉइंट एंड पे पढ़ेंगे, इधर भी मैंने एंड पे लिखा हूँ, थोड़ी हटके बात है। तीसरा पॉइंट पढ़ें, सी। अ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब मुजरिम, एक्यूज्ड जो होता है ना, जो मुलजिम होता है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुलजिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मुजरिम के साथ नहीं करना कॉन्विक्ट। वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट, जब वो कैद में है, इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। बट, लेकिन बट लगा दिया उसने साथ, मतलब एक्सेप्शन वो बताने लगा। वो कहता है एक मुजरिम है, एक वो कैद में है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी कैद खत्म हो जाए और उसकी सज़ा बरी हो जाए वो, तो फिर तो वो आम बंदा है ना भाई, उसके साथ तो कर सकते हो। मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई बंदा 6 महीने जेल में रह आया, पूरी ज़िंदगी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कोई ना करो कि ये तो जेल में रह के है, मुजरिम है। भाई मुजरिम था, उसने जेल काटी है, ख़त्म कहानी। आप देख लें पाकिस्तान में वो मैच फिक्सिंग हुई थी, ठीक है, वो आमिर वगैरह और सारे ये,
अब उसमें आप देख लें मोहम्मद आमिर दोबारा खेल रहा है मैच, मुजरिम था उस वक्त, जेल हुई थी इसको, बिल्कुल हुई है ना। अब ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है ना कि भाई हम आपको इतना पे करेंगे, आप आगे खेलें, भी कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा कमाएगा वो, क्यों कर लिया। अगर तो ये शिक आगे बट ना बताती है आपको, इधर ही डॉट लग जाता तो आप उसके साथ कर नहीं सकते थे कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ ये लाइन होती कि जी कॉन्विक्ट वाइल अंडर, एक तो खैर इन्होंने वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट लिखा, इधर से भी समझ आ रही है बात कि सिर्फ अंडर इम्प्रिजनमेंट की बात है, लेकिन अगर सिंपल ही होता है अ कॉन्विक्ट इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब मुजरिम है जिसके ऊपर जुर्म साबित हो गया वो ज़िंदगी में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो ऐसे तो नहीं है भाई, ठीक है। अब ये नहीं है कि मोहम्मद आमिर पे जुर्म ख़त्म हो चुका है, वो उस वक्त था, उसको रेलेवेंट सज़ा मिली, पनिश हुआ है वो वटेवर, उसके बाद वो 2016 में आई बिलीव वापस आ गया था, उसको टीम में रखा है तो फिर निकाल दिया ये वो, लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई मसला लीगली कोई मसला नहीं है। एथिकली किसी को हो तो अलग बात है, कानूनी तौर पे कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है बट दिस डिसएबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। जब आपकी सेंटेंस जो सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब ये डिसएबिलिटी ख़त्म होगी, अब आप एक आम आज़ाद शहरी हैं, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और आगे एक बात लिखी हुई है वो समझने वाली है, वो क्या है, और व्हेन ही इज़ ऑन पेरोल, और व्हेन ही इज़ ऑन पेरोल। पेरोल जो है ये पेरोल नहीं इसको बोलना, वो तो सैलरीज को कहते हैं, पेरोल बोलते हैं। पेरोल को आगे आप लिख लें टेम्पररी और परमानेंट रिलीज बिफोर एक्सपायरी। पेरोल का मतलब लिख लें टेम्पररी आर्जी तौर पे, या परमानेंट रिलीज बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, मरने वाली एक्सपायरी नहीं। बंदे की सेंटेंस खत्म होने से पहले ही उसको परमानेंटली अगर छोड़ दिया जाएगा, यार हाँ भाई तुम बड़े अच्छे बंदे हो, चलो फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, एक शख्स है उसने चोरी की है, उसको 6 महीने की सज़ा होगी, वो कॉन्विक्ट है, मुजरिम है, महीने बाद ही अदालत को लगा या उधर की जेल इंतजामिया को, वो बेसिकली फिर वो करती है, रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को, उनको लगा कि यार बंदा तो बड़ा सही है, बेचारे से बस गलती हो गई थी, पता नहीं किस मजबूरी के तहत इसने कर लिया हो, चलो ऐसे करते इसको एक मौका देते हैं कि 2 महीने तक तुम बाहर जा सकते हो, हम तुम्हें रिलीज़ करते हैं। हाँ बस ये है कि इधर आके तुम साइन वगैरह थाने में कर दिया करना या जेल में कि तुम भागे नहीं हो, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि चलो यार तुम ये यहीं हो, और अगर तुमने दोबारा कोई हरकत ना की तो फिर 2 महीने गुजार के आ जाओ, हम आपको रख लेंगे, दोबारा आप जेल में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई मसला किया दूसरे से दिन, तो आपको फ़ौरन मैं जेल में दोबारा बंद कर दूंगा। या आपने दूसरी सिचुएशन में परमानेंट रिलीज़ कर दिया कि भाई बाकी के पूरे 6 महीने जो थे आपके हम फ्री करते हैं, हाँ लेकिन आपने अदालत आके या उधर आके जेल में आके बताते रहना, रिपोर्ट करते रहना कि आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और आपका करैक्टर अभी किस तरह का है, हम आपको जज करते रहेंगे। अगर आपने कोई मसला ना किया तो हम आपको दोबारा जेल में कैद नहीं करेंगे, हालांकि आपकी सज़ा 6 महीने की है। बात आ रही है समझ? इसका मतलब है कि उसके किसी रीज़न की वजह से उसके आपको अच्छाई नज़र आई, आपने उसको मौका देने की कोशिश की, उसकी वजह से आपने उसको पैरोल पे छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं है वो, तो उस टाइम पे जब वो बाहर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या अगर वो परमानेंटली रिलीज़ कर दिया है पैरोल के ऊपर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आगे बात समझ, लास्ट पॉइंट, अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज हिज प्रॉपर्टीज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। एक बंदा जो इंसॉल्वेंट है, उसने कहा कि भाई मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई है, एसेट मेरे पास कम है, उसको इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट, दिवालिया करार दे दिया गया है। अब वो बंदा किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरे पास वो है ही कोई नहीं। उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो करता है ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये कौन बंदा होता है? ये वो बंदा होता है जिसको अदालत अपॉइंट करती है कि फलां बंदे के सारे कारोबारी मामला तुमने देखने हैं, ठीक है, क्योंकि बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी अदालत की तरफ से डिक्लेयर्ड होती है, बंदा खुद नहीं कह सकता कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, वरना तो हर बंदा ही जब पैसे देने हो कह दे, अदालत डिक्लेयर करती है, फिर अदालत एक ऑफिसर एक लगा देती है कि तुमने अब सारे इसके काम देखे, उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी भी कहा जाता है। आगे बात समझ, ये 3 हो गए जी। लास्ट बी पॉइंट, वो कहते हैं फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स हैव इम्यूनिटी अनलेस दे, इम्यूनिटी से मुराद है इस्तिस्ना है, उनको ये एक प्रिविलेज दे दिया गया है, इस्तिस्ना है उनको, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द जुरिसडिक्शंस ऑफ आवर कोर्ट्स दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। आगे आप लिख लें दे कैन सू अदर्स, सू SUE मतलब केस कर सकते हैं, दे कैन सू अदर्स बट कैन नॉट बी सूड, लेकिन उन पे केस नहीं किया जा सकता। अब देखें ये इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है, वो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई एम्बेसडर है, कोई सफ़ीर है किसी मुल्क का, वो अगर पाकिस्तान में आके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नॉन परफॉर्मेंस करता है, वो परफॉर्म नहीं करता अपना प्रॉमिस, उसके ऊपर केस आप नहीं कर सकते अनलेस वो खुद
अदालत में ना आना चाह रहा हो, लेकिन वो आपके ऊपर केस ज़रूर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि प्योरली इनकॉम्पिटेंट तो होना ना वो बंदा। बात समझ रहे हैं कि ऐसा शख्स जो फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन डिप्लोमेट है, ठीक है, जो एम्बेसी वगैरह के अंदर आए होते हैं या सरकारी तौर पे बाहर से आते हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, लेकिन भाई अपनी जिम्मेदारी पे, क्योंकि उनके ऊपर अदालत के अंदर केस नहीं चल सकता, उनके पास इम्यूनिटी है। इसी तरह की इम्यूनिटी प्रेसिडेंट के पास भी होती है, सदर के पास भी। आपने देखा होगा कल परसों आई हुई थी कि जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस थे वो माफ़ फिलहाल कर दिए गए जब तक वो सदर हैं। इसको लीगल इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, चलें जी, ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।